फिलहाल वो जाएगा। हाँ, लेकिन 1 जूल के हिसाब से देखा जाता है। 1 जूल का मतलब ये है कि अगर 1 जूल एनर्जी, 1 जूल आपने कोई काम करा, ये वर्क करा, उसमें आपने 1 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया तो वो कहलाएगी 1 जूल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक चीज़ और समझ लो इस फॉर्मूले में कि ऐसा भी होता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, जा इधर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों एफ भी पॉजिटिव होगा और एस भी पॉजिटिव होगा। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, लेकिन जा वो इस डायरेक्शन में रहा है, तो इधर फोर्स पॉजिटिव होगा और एस क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब क्या है कि आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे पुल कर रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इधर क्या होगा? दोनों चीज़ें नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपका क्या है? सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों पॉजिटिव। एक चीज़ इधर, एक चीज़ इधर, तो पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर। ये इस वजह से आया है, ये आपने सुना होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यानी कि जो इस डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव, और जो इस डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव। इसलिए ये यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि दोनों इधर आएंगे, इधर खींच के लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चले एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बताओ क्या होती है? एनर्जी का मतलब होता है टू डू वर्क। एनर्जी से क्या होगा? कोई हम काम कर पाएंगे, टू डू अ वर्क। वर्क हम कब कर पाएंगे? कब कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम आगे खिसका पाएंगे, पीछे खिसका पाएंगे? जब हमारे पास एनर्जी होगी, तभी तो कर पाएंगे। एनर्जी मिलती कहाँ से हमें? खाने से। एनर्जी हमें मिलती है फूड से। फूड में कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है आपके। जब फूड पूरा जाता है तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिल जाती है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं किचन हाउस, किचन ऑफ द सेल। ये भी पता होना चाहिए। किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे किचन में क्या होता है? खाना बनता है और फिर हम उसको खाते हैं, तो वो एनर्जी है। तो ऐसी ये किचन। अब एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी का मतलब तो क्या? टू डू वर्क। तो एनर्जी भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखो, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। फिर होती है दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट, टू मूव, यानी कि कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, उसमें काइनेटिक एनर्जी चलेगी। कोई भी एनर्जी अगर रेस्ट में है, टू रेस्ट, तो उस पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, दोनों का एग्जाम्पल, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, आप यहाँ पे गए खड़े हैं और अपने सर पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप लेके गए ऊपर तक, तो लेके जाओगे जब ऊपर तक, तब उसके पास रहेगी, क्योंकि मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ऊपर जाने के बाद आपने इसको उसके ऊपर रख दिया बिल्कुल, अब इस पे आ गई है पोटेंशियल एनर्जी, और आप नीचे उतर के यहाँ आ गए, तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ही यहाँ से कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा होता है और यहाँ पे धक्का लगाता है, और ये ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है ऐसे, तो हमारे ऊपर चोट क्यों लगती है? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही किसी पे लगेगी तो उस पर क्या कर देगी? अपना इम्पैक्ट छोड़ के चली जाएगी, और इस वजह से हमें क्या लग जाएगी? चोट लग जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का काम होता है। जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। लेकिन जब हम वहाँ पे जाके छोड़ दिया, हमने ऑब्जेक्ट को वहीं पे ऊपर रख दिया और हम नीचे उतर के आ गए, अब कोई दूसरा व्यक्ति उस पर नीचे धक्का लगाएगा तो होगा कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसके ऊपर गिर जाएगा। तो गिरने की वजह से उसके ऊपर क्या होगा? इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई उसके ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ से एक बात समझ में आई है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय।
नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एनर्जी दी, अपनी तरफ से एनर्जी दी, ऑब्जेक्ट ऊपर रख के दे दिया, फिर ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी उसके पास रहती है। फिर आप नीचे उतर के आ गए, आप ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे किसी ने उस पर धक्का लगाया, ये पोटेंशियल एनर्जी आपको वापस मिल गई। आपने जितनी एनर्जी लगाई थी उतनी एनर्जी आपको चोट के रूप में वापस मिल गई। ये है, और क्या, आपने एनर्जी ऊपर लगाई थी, ऊपर रख दी उसे जाके, फिर किसी ने धक्का लगाया तो वही एनर्जी जो आपने ऊपर जाके रखी थी वही एनर्जी आप पे लग गई। सर और कमजोर हो जाएगा। और क्या, लेकिन क्या होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी होती तो है, इसके साथ में यहाँ ग्रेविटी भी काम कर जाती है, तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है हमें। जितनी एनर्जी हमने लगाई होगी उससे थोड़ा ज़्यादा हमें इसलिए महसूस होता है क्योंकि नीचे ग्रेविटी काम कर रही है और एनर्जी भी नीचे आ रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों इधर ही आ रहे हैं। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे और कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है या कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको चोट ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। अब इनके फॉर्मूले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के क्या फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल ऐसे रख सकते हो कि मान लो जी आपका घर है, घर में यहाँ पे अलमारी रखी है, अलमारी के ऊपर जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट रखना है तो होगा क्या कि आपने उठाया होगा, उठाने में कुछ आपकी एनर्जी खर्च हुई होगी, वो एनर्जी खर्च होगी काइनेटिक एनर्जी, और जब आपने अलमारी के ऊपर रख दिया उस चीज़ को तो वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी सेव हो गई। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा हाइट का रिलेशन ज़रूर ध्यान रखना। बिल्डिंग में भी एक हमने ऊपर हाइट बताई थी कि बिल्डिंग एक हाइट पे होगी तभी तो वहाँ पे स्टोर होगी, ये हाइट है आपकी। और ऐसे अलमारी है तो अलमारी में भी क्या हमने ऊपर रखना है, हमें ग्रेविटी के अपोज में कुछ काम करना है तभी पोटेंशियल एनर्जी सेव होगी। अगर ज़मीन पे रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सेव नहीं होगी क्योंकि उस समय उसे हाइट नहीं मिल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, थोड़ी हाइट होनी चाहिए, ज़मीन से बस थोड़ी हाइट होनी चाहिए, हाइट ज़रूरी है। अगर हाइट नहीं हुई तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर सेव नहीं होगी, ये ध्यान रखना। हाँ, ये वो तो होता ही है कि जैसे मान लो ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है, अब इसके ऊपर क्या होगा, आपको इस ऑब्जेक्ट को लेके जाना होगा तो आप चल के जाओगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। तो अब जब खर्च होगी ज़्यादा तो अब ये ऊपर सबसे ज़्यादा पहुँच गया, अब जब ये गिरेगा तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी। जब यहाँ पे कोई अगर खड़ा होगा तो उसको चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा सेव करके करी है। किसने करी है? कोई व्यक्ति से उठा के ले गया है, जिससे भी करी है एनर्जी वो स्टोर होती है। और खास बात क्या है कि ये हाइट भी है यहाँ पे, और ख़ास बात क्या है कि ग्रेविटी भी यहाँ पे नीचे काम कर रही है और एनर्जी भी नीचे काम कर रही है। तो दोनों चीज़ें जब नीचे काम करती हैं तो यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ईंट को है, अगर ईंट आप 4 मंजिल की दीवार से फेंको तो ज़्यादा चोट लगेगी, और 1 मंजिल से फेंकोगे कम चोट लगेगी। तो वही चीज़ है ये। ठीक है, अब इनके हम फॉर्मूले देखते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ मास इनटू वेलोसिटी। इसको बोलते हैं हाफ mv², वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ठीक है, मास का मतलब कि आप कितने ऑब्जेक्ट को लेके गए हो और आपकी कितनी वेलोसिटी थी। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया। अब अगर हाँ, आधा नहीं, ये हाफ ये एक नंबर ही है, ये लगाना पड़ेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, बीच में मल्टीप्लाई है और इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई। तो अब हाफ mv² देखा है तो अब काइनेटिक एनर्जी की यूनिट यहाँ से हमें समझ में आ जाएगी। यूनिट क्या होगी काइनेटिक एनर्जी की? एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होगी? वो होगी आपकी मास की क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। ये पर लगा है, इसमें माइनस में लगा दिया क्योंकि ये नीचे है ये। हाँ, ये पूरी इसकी यूनिट है। या तो इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम होती हैं। ये किसकी यूनिट है?
काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है। क्लियर? अब आगे चलें, अब आते हैं उस पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको नोट कर लो, यहाँ पे साइड में देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m का मतलब मास, g का मतलब ग्रेविटी और h का मतलब हाइट। वही हमने बताया था शुरू में कि कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की, और ग्रेविटी भी बताया था हमने, दोनों चीज़ें बताई थी, तभी पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, ग्रेविटी की यूनिट एक्सेलरेशन की ही यूनिट होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड का माइनस का स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन। ये आए कहाँ से, एक्सेलरेशन की यूनिट कहाँ से है, एक्सेलरेशन की यूनिट आएगी आपकी F = ma। तो m क्या है, मास, और ये क्या है आपका फोर्स। तो फोर्स से आई है आपकी यूनिट, ठीक है, फोर्स से ही एक्सेलरेशन की यूनिट है ये। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे तेज करना है हमें, तो एक्सेलरेट कर दी हमने, जैसे गाड़ी तेज चल रही है हमें, तो और तेज करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, स्पीड बढ़ाना। यस, हाँ, ये एक्सेलरेशन है और ये इसकी यूनिट है। तो ग्रेविटी की भी सेम यूनिट होगी, तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड का माइनस। और हाइट की यूनिट क्या होती है, हाइट की यूनिट भी हम किस में नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे कि कितने मीटर लंबी है, 10 मीटर, 4 मीटर, तो वो m आ गई। तो इसकी टोटल यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की दोनों की यूनिट क्या है, सेम ही है, क्योंकि दोनों है क्या, एनर्जी ही है, इसलिए दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। ध्यान रखना ये चीज़।